सुयश ग्रुप के मालिक, रियल एस्टेट के कारोबारी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत करोड़ों के आसामी संजीव अग्रवाल की पत्नी श्रीमती किरण अग्रवाल को धोखाधड़ी के मामले में 3 साल के सश्रम कारावास की सजा मिली। जमीन नीलामी में 2.5 लाख रुपए बचाने के लिए बैंक के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी। लंबी सुनवाई के बाद भोपाल की विशेष अदालत ने उन्हें फैसला सुनाया। सेंधवा से खेतिया तक बनेगी 2 लेन पक्की सड़क। नितिन गडकरी ने दी 615 करोड़ की स्वीकृति। बड़वानी राष्ट्रीय राजमार्ग 752G पर सेंधवा से खेतिया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा तक 2 लेन पक्की सड़क बनेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 615.61 रुपए करोड़ की लागत की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण से निवाली, पानसेमल, खेतिया और इंदौर जैसे क्षेत्रों का आगरा मुंबई हाईवे 52 से बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इस सड़क के बनने से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेंधवा से खेतिया सड़क के लिए 615 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सेंधवा से खेतिया तक बनने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास होगा। इस परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्रीय संपर्कों को मजबूत करेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी। क्षेत्र के लिए यह सड़क बनना बड़ी उपलब्धि साबित होगी। यह परियोजना केंद्र सरकार के सर्वांगीण विकास की सोच का प्रत्यक्ष उदाहरण है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सुगम संपर्क। यह सड़क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्कों को सुगम और सशक्त बनाएगी। इसके निर्माण से निवासी पानसेमल, खेतिया समेत कई गांवों का भी आगरा मुंबई हाईवे 52 से बेहतर जुड़ाव होगा, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सड़क के 2 लेन में परिवर्तित होने से आवागमन भी तेज होगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। सड़क निर्माण से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास और समृद्धि की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। 500 रुपए की शर्त के लिए तालाब पार करने के दौरान युवक डूबा। चंदौली शाहबगंज थाना क्षेत्र के कुआं गांव में काजू चौहान उम्र 18 वर्ष की तालाब में डूबने से मौत हो गई। काजू और उसके तीनों दोस्तों के बीच तैरकर तालाब को पार करने की शर्त लगी थी। काजू ने एक बार तालाब पार कर लिया। वापस लौटते समय वो बीच तालाब में डूब गया। घटना सोमवार शाम की है। पुलिस और गांव वालों के अनुसार काजू चौहान और गांव के 2 अन्य युवक तालाब किनारे बैठे थे। तीनों के बीच तालाब को तैरकर पार करने और वापस आने की शर्त लगी थी। काजू सबसे पहले तालाब में उतरा और एक बार तालाब को पार कर लिया। वापस तैरकर आते समय गहरे पानी में डूब गया। उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह बचा नहीं पाए, जिसके बाद दोनों युवकों ने घर आकर परिजनों को जानकारी दी, लेकिन जब तक ग्रामीण व परिजन पहुंचे युवक तालाब में समा चुका था। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों संग उसे खोजने का प्रयास किया। थाना प्रभारी शाहबगंज मिर्जा रिजवान बेग ने बताया कि 500 रुपए की शर्त के चक्कर में तालाब पार करने के दौरान युवक डूब। अभिनेत्री सपना सिंह के बेटे की मौत, शव देखकर हुई बदहवास। सड़क पर रोते हुए कहा, योगी जी इंसाफ चाहिए। बरेली जिले के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में रविवार को लावारिस हालत में मिली लाश की पहचान अभिनेत्री सपना सिंह के बेटे सागर के रूप में हुई है। 14 वर्षीय छात्र का शव खेत में मिला था। मौत की खबर सुनकर मुंबई में टीवी सीरियल में काम करने वाली सपना सिंह बरेली पहुंची। सपना सिंह ने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। इसके साथ ही परिजनों के साथ सड़क जाम कर न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं पुलिस ने छात्र की मौत के मामले में उनके 2 दोस्तों को हिरासत में लिया और जांच में जुट गई। रविवार को मिली थी लाश। बता दें, इज्जत नगर थाना क्षेत्र में रविवार को एक लावारिस लाश मिली, जिसका पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजकर शिनाख्त कराने में जुट गई थी। इसी बीच मृतक की पहचान 14 साल के 8वीं के छात्र सागर के रूप में हुई थी। इसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया था। सागर अपनी नानी और मौसी के साथ आनंद विहार कॉलोनी में रहता था, जबकि मां मुंबई में रहती थी। आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग। छात्र सागर की मां सपना सिंह
मुंबई में टीवी सीरियल कलाकार हैं जो बेटे की हत्या की सूचना मिलने के बाद बरेली पहुंची। उन्होंने बेटे के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए बरेली बिसलपुर रोड जाम कर दिया और दोबारा से पोस्टमार्टम करने की जांच की। इकलौते बेटे सागर की मौत के बाद बीच सड़क पर बैठकर रोते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से आरोपियों का एनकाउंटर कराने की गुहार लगाई। सपना सिंह ने रोते चिल्लाते हुए कहा कि बेटे शव पर कट्टे के निशान हैं, उनकी हत्या की गई है। सपना सिंह ने रोते हुए कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। दो दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में रविवार को मिली 14 वर्षीय 8वीं के छात्र सागर की लाश मिलने के बाद बारादरी थाने की पुलिस ने सागर के दो दोस्तों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सागर के मोहल्ले में रहने वाले पीएससी के हेड कांस्टेबल के बेटे से दोस्ती थी। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। शनिवार को लगभग 3 बजे सागर अपने दोस्त अनुज के घर आया था। नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका। बताया जा रहा है कि सागर ने अपने दोस्त के कमरे में नशे की ओवरडोज ले ली थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और मौत हो गई। सागर की मौत के बाद घबराकर उसने अपने दोस्तों को रात में ही कार लेकर बुलाया। इसके बाद रात के अंधेरे में कार से सागर की लाश को खेतों में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए दोनों दोस्तों से पूछताछ में जुटी हुई है। बरामदी बारादरी थाने की प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि सागर की मौत के मामले में उसके दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि घटना की वजह क्या है। कौन है सपना सिंह? सपना सिंह ने बताया कि वह मुंबई में रहती क्राइम पेट्रोल, माटी की बन्नों, प्रतिज्ञा और वारिस जैसे टीवी शो में काम कर चुकी है। सागर ने भी एक सीरियल रामायण में भूमिका निभाई थी। एक हिंदी फिल्म में डांस भी किया है। उन्होंने बताया कि कुछ ही साल में काफी नाम और शोहरत कमाई है, लेकिन इकलौता बेटा ही नहीं रहा तो सब मिट्टी में मिल गया। रीट 2025 के आयोजन के लिए जल्द मिल सकती है स्वीकृति। आरबीएसई ने राज्य सरकार को भेजी विज्ञप्ति। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट परीक्षा के आयोजन की स्वीकृति इस हफ्ते ही मिल सकती है। बोर्ड ने रीट परीक्षा को लेकर विज्ञप्ति भी तैयार कर ली है। राज्य सरकार से परीक्षा को लेकर अनुमोदन और परीक्षा तिथि की स्वीकृति मिलते ही अभ्यर्थियों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। इस हफ्ते विज्ञप्ति जारी होती है तो बोर्ड फरवरी के तीसरे या चौथे माह में परीक्षा का आयोजन कर सकता है। बोर्ड का यह भी अनुमान है कि इस बार 10 से 12 लाख अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के सचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि रीट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर 3 बैठक हो चुकी है और बोर्ड को रीट परीक्षा के आयोजन की तैयारी के निर्देश दिए गए थे। बोर्ड ने अनुमोदन के लिए सरकार को रीट परीक्षा के लिए विज्ञप्ति और पाठ्यक्रम भेज दिया है। राज्य सरकार पर ही जिला परीक्षा संचालन समितियों का भी गठन होगा। प्रदेश के हर जिले का कलेक्टर समिति का अध्यक्ष होगा। विज्ञप्ति जारी होने के साथ रीट परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि भी जारी हो जाएगी। आवेदन के लिए जाने के बाद में तैयारी के लिए 35 से 40 दिन की तैयारी में लगेंगे, जिसे पेपर प्रिंटिंग, पेपर पैकिंग और वितरण में समय लगेगा। जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समितियों ने के साथ ही समन्वय स्थापित करते हुए परीक्षा केंद्रों का भी निर्धारण होगा। 150 अंकों का होगा पेपर, 10 मिनट लगेंगे अतिरिक्त। बोर्ड सचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि रीट परीक्षा के प्रथम और द्वितीय लेवल में 2 लैंग्वेज और बाल विकास शिक्षण विधियों के अलावा गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन शामिल हैं। पाठ्यक्रम में बदलाव और अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है। परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ओएमआर शीट में 5 विकल्प भरने के लिए अतिरिक्त से 10 मिनट मिलेंगे। उन्होंने बताया कि रीट परीक्षा में आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की तरह ही ओएमआर शीट में 5वां विकल्प रखा गया है। यदि 4 विकल्प में से परीक्षार्थी किसी से भी संतुष्ट नहीं है तो परीक्षार्थी को 5वां विकल्प भरना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने रीट परीक्षा के बाद ओएमआर शीट जांच के लिए किसी भी तरह की धांधली न हो, इसलिए ओएमआर शीट में 5वें विकल्प की व्यवस्था की है। शर्मा ने बताया कि 5वां विकल्प भरना अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी 5वां विकल्प नहीं भरता है तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। 10 से 12 लाख अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। उन्होंने बताया कि बोर्ड का अनुमान है कि इस बार रीट परीक्षा के लिए 10 से 12 लाख अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। वर्ष 2022 से पहले रीट के प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष तक थी, लेकिन 2022 के बाद रीट के प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन है। यही वजह है कि वह नए परीक्षार्थियों के अलावा 2022 में पात्र रहे अभ्यर्थी ही परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे।
रीट परीक्षा में प्राप्तांक का भर्ती परीक्षा के परिणाम के मेरिट में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यह केवल पात्रता परीक्षा है। परीक्षा कक्षों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। उन्होंने बताया कि जिला परीक्षा संचालन समितियों के गठन होने के बाद परीक्षा निर्धारण के समय ही संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र भी निर्धारित हो जाएंगे। अति संवेदनशील और संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसका कंट्रोल रूम सीधा स्तर बोर्ड और बोर्ड के रीट कार्यालय में भी होगा। परीक्षा केंद्रों पर फिक्सिंग होगी। पेपर के लिफाफे की सील खोलने और पेपर को बाहर निकालना एवं परीक्षा के बाद पेपर सील करने की व्यवस्था की वीडियोग्राफी भी होगी। जो फोटो आवेदन पत्र में लगाए गए हैं वही प्रवेश पत्र में भी जरूरी है। शर्मा ने बताया कि आवेदन के समय अभ्यर्थी जो फोटो आवेदन पत्र के साथ चस्पा कर रहा है वही फोटो प्रवेश पत्र में भी चस्पा करना होगा। यदि फोटो अलग अलग हुए या फोटो में कोई फर्क दिखा तो परीक्षार्थी के विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती। बता दें कि 2022 में आयोजित हुई रीट परीक्षा में नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था। राज्य सरकार ने जनवरी में परीक्षा आयोजन के लिए बोर्ड को स्वीकृति दी थी। बोर्ड ने परीक्षा का आयोजन जुलाई माह में किया था और नवंबर में बोर्ड ने परीक्षा जारी कर दी थी। वर्ष 2022 रीट परीक्षा के प्रथम और द्वितीय लेवल में 16 लाख के लगभग परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। ऊर्जा विभाग के तहत कंपनियों में 2573 पदों की भर्ती का कार्य प्रारंभ। ऑनलाइन आवेदन 24 दिसंबर से स्वीकार किए जाएंगे। इंदौर ऊर्जा विभाग की मध्य प्रदेश अधीन जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं तीनों वितरण कंपनियों में प्रथम चरण में विभिन्न 2573 पदों की भर्ती का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। शासन के संकल्प पत्र के तहत की जा रही इन भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन 24 दिसंबर से 23 जनवरी 2025 तक www.mpionline.gov.in पर स्वीकार किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई ने जानकारी दी है कि प्रदेश स्तरीय भर्ती प्रक्रिया के लिए पश्चिम क्षेत्र को नोडल कंपनी बनाकर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 2573 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। कंपनियों में जिन पदों पर भर्ती की जाना है उनमें कार्यालय सहायक श्रेणी 3, लाइन परिचालक, वितरण, सुरक्षा उप निरीक्षक कनिष्ठ अभियंता, मैकेनिकल कनिष्ठ अभियंता, इलेक्ट्रॉनिक कनिष्ठ अभियंता, सहायक प्रबंधन सिविल, कनिष्ठ अभियंता, सहायक प्रबंधक, संयंत्र इलेक्ट्रिकल, सहायक विधि अधिकारी, विधि सहायक आदि शामिल हैं। साथ ही सहायक प्रबंधक, संयंत्र सहायक, मैकेनिकल, संयंत्र सहायक, इलेक्ट्रिकल, औषधि संयोजक, भंडार सहायक, कनिष्ठ, शीघ्र लेखक, एएनएस ड्रेसर, पट्टी बंधक, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, अग्निशामक, सुरक्षा सैनिक, प्रोग्रामर, कल्याण सहायक, सिविल परिचारक इत्यादि पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट mpwz.co.in पर जाकर कैरियर लिंक पर अथवा www.mpionline.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। नोडल कंपनी मध्य प्रदेश क्षेत्रीय विद्युत विभाग कंपनी इंदौर की प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि नई भर्ती से कार्मिकों की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। उपभोक्ता सेवाओं में बढ़ोतरी होगी। कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा नहीं है कोई प्रावधान। यदि कोई ऐसा कॉल आए तो हो जाइए सतर्क व सावधान। इंदौर पुलिस की साइबर पाठशाला में एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के स्टूडेंट ने लिया ये ज्ञान। सतर्कता व जागरूकता ही है इन अपराधों से बचने का एकमात्र समाधान। इंदौर वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इसके लिए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त नगरी इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में आज दिनांक 10/12/2024 को अति पुलिस उपायुक्त क्राइम इंदौर ने एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में पहुंचकर स्टूडेंट को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। साइबर अवेयरनेस के तहत आयोजित उक्त कार्यक्रम में एडिशनल डीसीपी क्राइम श्री राजेश दंडोतिया ने 342वीं कार्यशाला में वहां पहुंचकर करीब 550 स्टूडेंट को वर्तमान समय के विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया से संबंधित साइबर अपराधों की जानकारी दी और साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पोर्टल, cybercrime.gov.in, इंदौर पुलिस की साइबर हेल्पलाइन 7049124445 आदि पर किस प्रकार शिकायत करें तथा पुलिस इन पर किस प्रकार कार्रवाई करती है और साइबर अपराधों से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखें,
आदि के संबंध में पुलिस के पास आने वाली शिकायतों के आधार पर प्रैक्टिकली बताया। उन्होंने सभी से कहा कि वर्तमान में लगभग अधिकतर कार्य और विशेषकर बैंकिंग कार्य ऑनलाइन हो गया है। इसी का दुरुपयोग कर साइबर क्रिमिनल्स बैंकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड पर ही सबसे ज्यादा फोकस्ड हैं। और इसी वजह से वे लोगों को लुभावने ऑफर और डर दिखाकर फेक कॉल्स व फर्जी लिंक और नए नए विभिन्न तरीकों से अपने जाल में फंसाकर विभिन्न फाइनेंशियल और डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड कर रहे हैं। सतर्कता और जागरूकता से ही इसे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप सभी तो कानून के ज्ञाता बन रहे हैं, तो आप सबका जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप दूसरों को इन खतरों से बचा पाएंगे। इसलिए हम जागरूक और सतर्क रहकर पूरी सावधानी के साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल काम करें, फर्जी कॉल व लिंक से बचकर रहें, सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखें तथा अपनी निजी जानकारी किसी से भी शेयर न करें। इस अवसर पर संस्थान के मैनेजमेंट व टीचिंग स्टाफ की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने साइबर सुरक्षा संबंधी बारीकियों को जाना और इंदौर पुलिस की इस मुहिम की सराहना भी की।